Hello my dear students, this is the third part of chapter agriculture and आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स और दूसरा टॉपिक जो रहेगा वो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्दर इस चैप्टर को। नॉन फूड क्रॉप्स जो होती है हमारी, तो रबर जो है मेनली जो है इक्वेटोरियल क्रॉप होती है हमारी, एक तरह की हमारी मेनली इक्वेटोरियल क्रॉप है और जो कि स्पेशल कंडीशंस में हमारे ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी हम ग्रो कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है किसके लिए, हमारे वेरियस पर्पस के लिए है। और इंडिया को जो रैंक मिला था 4th इन 2012-13 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रबर। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स लाइक रबर, यू हैव टू मेक ऑल्सो टायर्स बनाते हैं हम लोग एंड वेरियस पर्पस के लिए हम टायर्स और रबर का इस्तेमाल करते हैं। मेजर एरियाज़ जहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे केरला है, कर्नाटका, तमिलनाडु एक्सेट्रा एरियाज़ में हम लोग रबर का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करते हैं। हमारा नेक्स्ट फाइबर क्रॉप जो है उसका नाम है सिल्क। जो नेचुरल सिल्क है वो हम ऑब्टेन करते हैं ककून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। यू कैन सी दिस सिल्क वॉर्म, ये सिल्क वॉर्म है फेड ऑन मलबरी लीव्स पे, हम मलबरी सहतूत की पत्तियों पर इनको हम पालते हैं और इन पत्तियों को खाकर ये ककून बन जाते हैं। ककून बनकर ये इनकी ककून्स को हम इनको कीड़ों से अलग कर देते हैं और उस ककून से ही हम बनाते हैं हम अपना सिल्क। तो सिल्क का प्रोडक्शन हमारे यहाँ इंडिया में लार्ज स्केल पर हम लोग कर सकते हैं और यहाँ पर करते भी हैं। जो हमारा सिल्क है वो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट है हमारे मार्केट में और इसका कॉस्ट प्राइस भी अच्छा मिलता है। कॉटन भी हमारे यहाँ पे जो मेन क्रॉप मानी जाती है, कह सकते हैं कि जो कॉटन है हमारे यहाँ का वो इंडिया का क्रॉप माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम कहते हैं कि कॉटन जो है वो इंडिया से स्टार्ट हुआ था प्रोडक्शन होना पूरे वर्ल्ड में फ्रॉम द हिस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी है वो गुड इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी है वो कहाँ पर, खासकर हमारी जो ड्रायर पार्ट्स में इसको आसानी से उगा सकते हैं, ब्लैक सॉइल पे इसको उगाया जाता है और यहीं पास में इंडस्ट्रीज़ को लगाने पर हमें एडवांटेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रॉ मटेरियल है आसानी से आ जाता है। डेक्कन प्लेट्यू में हाई टेम्परेचर पे ये आसानी से ग्रो करता है और लाइट रेनफॉल चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको और 6 से 8 मंथ इसको ब्राइट सनशाइन मिलती रहती है, तो ये अच्छे से ग्रो करता है कॉटन। कॉटन जो हमारा है वो हमारे कह सकते हैं कि हमारे 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज अगर जिसको मिल जाए, ब्राइट सनलाइट मिल जाए तो अच्छा प्रोडक्शन देता है। ये एक तरह की खारिफ क्रॉप हमारी होती है कॉटन। कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये हमारे 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हमारे इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। चलिए देखते हैं जूट के बारे में। तो जूट जो है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में हमारे ग्रो करता है। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर बहुत गर्म होती है वहाँ पे भी इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल, असम, बिहार में आसानी से ये आपको देखते हैं प्रोडक्शन करते हुए दिख जाएंगे लोग। नोन एज गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं ड्यू टू इट्स कलर। देख सकते हैं कि जूट बैग सामने पीछे बने हुए हैं जो कि गोल्डन कलर्स के होते हैं। इन गनी बैग्स बनाते हैं, इनसे मैट्स बनाए जाते हैं, इनसे रस्सियाँ बनती हैं और यान मतलब धागे बनते हैं, कारपेट्स बनाई जाती हैं। ये जूट बहुत काम की चीज़ होती है और उसकी कॉस्ट अच्छी फार्मर्स को मिलती है। इसके प्राइस बहुत हाई होते हैं इनसे बने बैग्स की। दिस इज़ अ स्टैंडिंग जूट क्रॉप। अब देख सकते हैं कि जूट क्रॉप्स कैसी हमारी फील्ड पर दिखाई देती है। अब डिस्कस करेंगे हमारे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हमारे इंडिया में हुए हैं जिससे फार्मर्स को काफ़ी लाभ मिला है, जिससे फ़ायदा होता है और फार्मर्स आसानी से हमारे अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दे सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारे पास क्या रहे, MSCs आजकल बहुत फेमस है। ये आजकल गवर्नमेंट ने इंट्रोडक्शन किया है, जिसमें क्या होता है मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें काफ़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, इसमें कई सारी सोसाइटीज़ अलग अलग राज्यों की कंबाइंड होकर एक बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है, जिसमें एक लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है कि पैसे जो होते हैं वो सभी लोग पर मंथ एक जगह पर कलेक्ट करते रहते हैं और जिस भी को भी ज़रूरत होती है वो वहाँ से पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, उनको मिल जाता है पैसा और मंथली पेमेंट इनको करनी होती है। इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर ये एक दूसरे की मदद करते हैं। इस पे कई बार कई लोगों को इसमें लोन मिल जाता है, कई बार उनको पैसा मिल जाता है काम के समय पर, उनको लो इंटरेस्ट पे या नो इंटरेस्ट पे भी पैसा मिल जाता है। यहाँ पर खासकर हमारे इंडिया में कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स भी करी गई हैं।
इसमें लैंड्स जो होती हैं उनकी प्रॉपर बाउंड्री कर दी जाती है सिस्टमेटिक वे में, और उसको गवर्नमेंट में रजिस्टर कर दिया जाता है कि किसकी लैंड कितनी एरिया में रहती है, और उस पर चकबंदी कर दी जाती है। इस तरह से बॉर्डर बना दी जाते हैं। इससे क्या होता है, लैंड जो होती है फार्मर की वो लॉस नहीं होती है। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी हमारे पास काफ़ी सारे किए गए हैं। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में हमारे पास जो हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया गया, जिसमें हमारे HYV सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और कई तरह के वेरियस हमारे फर्टिलाइज़र्स भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि हमारा यूरिया भी एक तरह का हमारा फर्टिलाइज़र है, जो कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के बाद ये हमारे इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे हमारे काफ़ी किसानों को फ़ायदा हुआ है, अच्छा प्रोडक्शन भी कर पाते हैं ये। कई सारे लैंड रिफॉर्म्स भी किए गए हैं जिससे सुधार हो सके, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, और साथ ही साथ कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम भी रखा गया है। इसमें क्या होती है, जो छोटी छोटी लैंड्स होती हैं, जैसे कि देख सकते हैं जो स्मॉल लैंड्स होती हैं, उनको कलेक्ट करके एक बड़ी लैंड बनाकर उसमें 4 किसान एक साथ मिलकर के खेती करते हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये पहले 5 साल जो हमारे थे, जब पहला 5 साल का प्रोग्राम बना था देश की आज़ादी के बाद, तो ये सारे प्रोग्राम जैसे कि कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम, कंसोलिडेशन, लैंड की कंसोलिडेशन करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना, ये सारे प्लान को 5 ईयर प्लान में रखा गया था ताकि हमारे यहाँ के प्रोडक्शन बढ़ सके। एग्रीकल्चर फाइनेंस भी हमारी गवर्नमेंट करती है ताकि ग्रामीण बैंक्स में पैसा मिल सके। ग्रामीण बैंक से ग्रामीण के लोग जो होते हैं वो पैसे को निकाल कर अपने प्रोडक्शन के लिए, अपनी खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती हैं वो लोन देती हैं फैसिलिटीज़ ऑफ लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में, ताकि जो किसान आसानी से जाकर अपने बैंक में जाकर लोन ले सके। लोन लेकर आसानी से वो खेती करते हैं। खेती में जब वो पैसा लौटाते हैं बैंक को तो लो इंटरेस्ट पे देना होता है पैसा उनको, तो आसानी से किसान जो है अपने समय पर पैसा मिल जाता है और खेती अच्छी सी कर पाते हैं। इससे हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ ग्रेन सस्ती रहती है और अच्छे से हम लोग फूड खा सकते हैं, मतलब फूड की जो कमी हमारी कंट्री में नहीं रहती है। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बनाया गया है। एक ऐसा इसको बोलते हैं LDP, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म जितने भी हमारे थे उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में मतलब मिला दिया। ऐसा मिलाया कि एक ही प्रोग्राम के अंडर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ। प्रोवाइड फॉर क्रॉप्स, इससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम क्रॉप जो हमारी होती हैं, फसलें होती हैं, उनको कई तरीके से फैसिलिटीज़ मिलती है। जैसे कि ड्राउट अगर जो हो गया है, या बाढ़ आ गई है, या चक्रवात आ गया है, आग लग गई, या कोई बीमारी लग जाए आपके खेतों में, तो इससे आपको इंश्योरेंस देती है ताकि आपको जो किसान जो उसने फसलें खो दी हैं उसका पैसा उसको भुगतान के रूप में दिया जाए। तो इस तरह से किसानों को खतरा भी नहीं होता कि हमारे अगर जो कोई खेती है ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, तो हमारा क्या होगा। तो उनके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहती हैं। कई सारे हमारे जो अदर और भी हमारे कई तरह के उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने किए हैं, जैसे कि स्पेशल वेदर बुलेटिन दे देते हैं। हमारे पर टीवी पे समय पर, रेडियो पे समय समय पर वेदर का बुलेटिन आता रहता है कि आज का वेदर कैसा रहने वाला है, बारिश होगी या नहीं होगी, टेम्परेचर कितना रहेगा। इससे किसान अपना आइडिया लगाकर अपनी खेती में जो भी बीज है बोना है, पानी लगाना है, वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो हमारे और भी अदर हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं, वो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, पीछे आप कार्ड देख सकते हैं कैसा कार्ड हमको मिलता है किसानों को। किसान क्रेडिट कार्ड जो है स्कीम लाई है जिसमें सस्ते लोन आसानी से मिल जाते हैं जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है। छोटे छोटे फार्मर जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास कोलेट्रल की समस्या है, कोलेट्रल दिए बिना मतलब कोई चीज़ गिरवी रखे बिना ही आसानी से किसानों को लोन मिल जाता है इस किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट देती है विद दिस हेल्प ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। तो कार्ड होल्डर के पास बेनिफिट रहता है, तो इसलिए किसान जो होता है वो कार्ड को बनवाते हैं गाँव में। गवर्नमेंट इसके अलावा और भी क्या काम करती है, गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कई सारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि आपके जो प्राइस हैं किसानों के जो अनाज की है वो एक मिनिमम प्राइस तय कर देती है कि इससे नीचे किसान जो है वो अनाज नहीं बेचेंगे, इतना इससे नीचे अनाज किसानों को नहीं बेचना है, ये प्राइस सेट कर देते हैं। और किसान जो है जाकर गवर्नमेंट की जितनी भी हमारी ग्रीनरीज़ हैं उसमें जाकर अपना अनाज बेच सकते हैं इस दाम पर। तो एक मिनिमम रेट जो होते हैं वो अनाउंस कर दिए जाते हैं टेलीविज़न पे और हमारे रेडियो पे, ताकि जो मिडल मैन हैं, जो बिचौलिए होते हैं, वो क्या करते हैं, किसानों से अनाज लेकर शहरों में जाकर महंगे दामों पर बेचते हैं और किसानों को बेचारों को कम दाम देते हैं। तो ऐसा ना हो तो उन्होंने गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस कर देते हैं। किसानों को मालूम चलता है कि इससे कम तो पैसा हमको मिलने वाला नहीं है, तो उनको मालूम चलता है कि कितना पैसा उनको प्रॉफिट के रूप में मिलने वाला है इस बार।
इसी को करते हुए हमारे हिस्ट्री में देखा गया है कि जो हमारे भूदान ग्रामदान एक हमारा एक रेवोल्यूशन चला था, जिसके तहत विनोबा भावे जो हमारे हैं उन्होंने एक पदयात्रा करी थी ताकि गांधी जी के मैसेज को चारों तरफ फैलाया जा सके। क्या था, उन्होंने सॉल्व करी थी प्रॉब्लम जो हमारे बेचारे गरीब पुअर लैंडलेस जो लेबर्स हैं, किसान थे, उनको जो विलेज गांव में रहने वाले लोग थे उनके लिए उन्होंने क्या किया था, कोऑपरेटिव फार्म्स बनवाए थे। कोऑपरेटिव फार्म्स जिसमें आसानी से वो लोग खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। गवर्नमेंट के असिस्टेंस के साथ ये काम उन्होंने करके दिखाया। इसके तहत उन्होंने क्या किया था कि गांव टू गांव जाकर कई लोगों को उसमें अपने आंदोलन में जोड़ लिया था। पहले रामचंद्र रेड्डी जो तो पहले जो बने थे, उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन जो थी वो दान करी थी और दान दिया और इसको 80 लैंडलेस लेबर में बांट दिया गया। इसी को बोला गया भूदान। बाद में क्या हुआ, हमारे विनोबा भावे जी और ट्रैवल किया उन्होंने और इंट्रोड्यूस किया कई शहरों में जाकर, पूरे ओवर इंडिया में जाकर इसको बात को फैलाया। ज़मींदार हैं उन्होंने भी क्या कर दिया, अपनी ज़मीन को गांव वालों को ऑफ़र करना शुरू कर दिया। जो जिनके पास लैंडलेस लोग हैं उनको ज़मीन देना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, ये चीज़ चारों तरफ फैल गई और धीमे धीमे क्या हुआ, हमारे कई सारे लैंड ओनर जो थे उन्होंने आकर अपनी लैंड को देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने मन से दिया, कुछ लोग लैंड सीलिंग एक्ट के तहत डर के मारे दे दिया कि हमारी लैंड सील हो जाएगी, इससे अच्छा हम दे दान। इसको बोलते हैं भूदान ग्रामदान मूवमेंट। और ये भूदान ग्रामदान जो मूवमेंट है वो हम इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो हिस्ट्री में इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी बुक से भी रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू क्लास।